नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देश में इस वक्त दुख की लहर है। सियासी गलियारों में उदासी है। नए भारत को आकार देने वाले शिल्पकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में आंखें मूंद ली। बेशक अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सौम्यता, शालीनता और देश के प्रति उनका जज्बा आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। इस बात का जिक्र सदियों तक होगा कि कैसे बतौर वित्त मंत्री उन्होंने एक मुश्किल वक्त में देश को उबारा, कैसे भारत में उदारीकरण की शुरुआत की, उनके प्रधानमंत्री रहते किस तरह बड़े बदलाव वाली योजनाओं को बनाया गया और जमीन पर उतारा गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से लेकर तमाम नेता उनके आवास पर पहुंचे। कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अपूर्णीय क्षति है। वो सौम्यता, दिव्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निस्वार्थ, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है। बड़े अर्थशास्त्री थे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने बड़ा काम किया था। वो एक महान अर्थशास्त्री के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज्यादा हम्बल, इतना ज्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है। स्कॉलर के रूप में, प्रशासक के रूप में, एक नेता के रूप में एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी जो अपनी ताकत मैं सोचती हूँ, उनकी सादगी थी। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। 2009 में लगातार दूसरी बार भी प्रधानमंत्री चुने गए और मई 2014 तक वो इस पद पर रहे। वो देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। लेकिन इससे पहले उन्होंने नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। ये जिम्मेदारी उनको इसलिए दी गई थी कि वो अर्थव्यवस्था को दुरुस्त कर सके, क्योंकि उस वक्त देश के पास विदेशी मुद्रा बिल्कुल नहीं बची थी। अपने ज्ञान, अपनी समझ और कार्यकुशलता से मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की बुनियाद रखी। आज उनकी कही गई एक बात बार बार जहन में आ रही है। उन्होंने कहा था कि इतिहास मेरे साथ इंसाफ करेगा। सच्चाई ये है कि उनको इतिहास हमेशा सम्मान से याद करेगा और उनकी उपलब्धियों को बार बार याद करेगा और साथ ही उसका जिक्र करेगा। History will be kinder to me. सदियों बाद भी जब कोई इतिहास का पन्ना पलट कर देखेगा तो उसे भारत के सियासी दास्तां में राजनेताओं की भीड़ से अलग एक ऐसा शख्स नजर आएगा जो कहीं से सियासी नहीं था और बावजूद इसके नीले रंग की पगड़ी वाले मनमोहन एक बार नहीं बल्कि 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, जो राजनीति के पंडितों के नजर में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मगर ये चमत्कार भी हो तो क्या, मनमोहन सिंह का बतौर वित्त मंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनना देश के लिए वरदान बना।
आर्थिक बदहाली के तंग गलियों से देश को बाहर निकालने का रास्ता सियासत नहीं तलाश पा रही थी, मगर विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने रास्ता भी दिखा दिया और मंजिल तक भी पहुंचा दिया। जब कभी इतिहास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आकलन करेगा तो सबसे ज्यादा इस बात के लिए सम्मान देगा कि उन्होंने देश की सियासत के केंद्र में अर्थशास्त्र को स्थापित कर दिया। उन्नीस के बाद जिस नए भारत की बुनियाद पड़ी उसके मूल में आर्थिक बदलाव थे और जिसका नक्शा मनमोहन सिंह ने तैयार किया। ये एक ऐसी जिम्मेदारी थी जो अचानक उनके हिस्से में आ गई थी। कहते हैं 1991 में जब नरसिम्हा राव वित्त मंत्री पद के लिए किसी काबिल विख्यात अर्थशास्त्री के नाम का मंथन कर रहे थे, तब मनमोहन सिंह पहली पसंद नहीं थे। हुआ यूं कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक IG पटेल दिल्ली नहीं आना चाहते थे, इसीलिए मनमोहन सिंह का नाम फाइनल हुआ। और जब फोन से इस बात की इत्तला दी गई तो उनको यकीन नहीं हुआ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जिस दिन नरसिम्हा राव अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रधान सचिव को मेरे पास ये कहते हुए भेजा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो वित्त मंत्री बने। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह वो फिर पहुँचे, बल्कि वे काफी नाराज थे और कहा कि मैं तैयार होकर शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन जाऊंगा। नरसिम्हा राव सरकार उदारीकरण का मन बना चुकी थी, क्योंकि उसके बगैर देश के सामने तब कोई विकल्प भी नहीं था। सवाल था कि उसे अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा। मनमोहन सिंह के लिए रास्ता आसान नहीं था। अर्थशास्त्र की बारीकियां तो वो समझते थे, मगर सियासत की अपनी दुश्वारियां थी। नेहरू के दौर की आर्थिक नीतियां जब बदली जाने लगी तो जबरदस्त विरोध हुआ। तब नेता विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के तीखे भाषण से मनमोहन सिंह ऐसे परेशान हुए थे कि इस्तीफा देने का मन बना लिया था। मगर वाजपेयी ने ही फिर समझाया, हौसला दिया। चुनौतियों से निपटते हुए धीरे मगर सधे हुए कदमों से मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था को गढ़ने लगे। बाद में जब मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली तो आर्थिक सुधारों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। वैश्वीकरण के दौर पर भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया। कभी सोना गिरवी रखना पड़ता था और बाद में विदेशी मुद्रा का भंडार जमा हो गया। व्यापार में अड़चन डालने वाले कानून खत्म किए गए। लाइसेंस परमिट राज खत्म हुआ। देखते ही देखते अर्थव्यवस्था 8% की रफ्तार से दौड़ने लगी। और खूबी ये थी कि जो शख्स इस कामयाबी के पीछे था वो हमेशा की तरह खामोश था, चुपचाप काम किए जा रहा था। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों को आबरू रखी। आज नहीं, सदियों बाद भी इतिहास इस बात से भी हैरान होगा कि एक राजनेता ऐसा भी था जो अपनी बेहिसाब उपलब्धियों के बाद और बावजूद दुनिया के सामने खामोश था। ऐसा नहीं कि सवालों से कभी मुंह फेरा हो, हाँ, मगर उतना ही कहा जितना जरूरी था, और जो कहा वो बेझिझक कहा। अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके प्रति नरमी दिखाएगा। विनम्रता से भरे हुए लफ्ज उस शख्स के थे जो तब सियासी हमलों से चौतरफा घिरा हुआ था, मगर तमाम आरोपों के बीच भी संयम और संतुलन के साथ मनमोहन सिंह ने हालात का सामना किया और कुछ सवालों के जवाब इतिहास के लिए छोड़ दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूर्व प्रधानमंत्री की सादगी एक मिसाल है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी वो सरकार में बड़े पदों पर रहे, लेकिन सादा जीवन ही जीते रहे। यहां तक कि प्रधानमंत्री बने तब भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। मनमोहन सिंह के सुरक्षा गार्ड और अभी यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने बताया कि मनमोहन सिंह को अपनी मारुति 800 से बेहद लगाव था। प्रधानमंत्री को मिलने वाली चमचमाती महंगी कार में चलना तो जरूरी था, मगर वो कहते थे कि मुझे इस कार में चलना पसंद नहीं, मेरी गड्डी तो ये मारुति है। डॉक्टर साहब की एक ही गाड़ी थी अपनी व्यक्तिगत, मारुति 800। जब वो पीएम बने तो वो और उनका साजो सामान आया और साथ साथ उनकी गाड़ी भी पीएम हाउस में आई। लगभग उसी समय एसपीजी ने BMW कार्स की एक फ्लीट खरीदी थी। तो मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे बोलते थे कि नहीं, मुझे इस गाड़ी में नहीं बैठना, ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत दिखावा लगता है इसमें बैठना। तो मैं, मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर ये आपके वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली गाड़ी नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए हमने गाड़ी खरीदी है। महंगी है, सही बात है। तो वो मान जाते थे। फिर 2-3 बार बोलते नहीं, ऐसी मेरे लिए एम्बेसडर वाली फ्लीट लगाओ, ये मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है। साथ साथ दूसरा, उनकी अपनी मारुति 800 उसी फ्लीट के पीछे खड़ी रहती थी और जितनी बार भी वहां से निकलते थे अपनी उस गाड़ी को वो देखते भी थे।
पूछते भी थे कि मेरी गाड़ी ठीक रख रहे हो ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, हंसी भी आती थी कि तमाम दायित्वों के बीच में मेरा ये भी एक दायित्व है कि सर की गाड़ी चलती रहे, फिट रहे। लेकिन ये एक सांकेतिक बात भी थी, वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में देखते थे। वो अपने आप चलते थे ठीक उस BMW में, लेकिन वो जानते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो मारुति 800 है, मैं वो आम आदमी हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो उनकी जो नज़र थी वो एक आम आदमी की थी, और आम व्यक्तियों को किस तरीके से राहत पहुंचानी है उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियां बनाई। मनमोहन सिंह का जिक्र होता है तो उदारीकरण की बात होती है, मगर ये उनकी इकलौती कामयाबी नहीं है। उनके प्रधानमंत्री रहते देश को कई ऐसी योजनाएं मिली जो दुनिया में भी मिसाल बन गई। अर्थतंत्र को ही उन्होंने दुरुस्त नहीं किया, बल्कि देश के लोकतंत्र को भी सही मायनों में मजबूती दी। जब इतिहास उनको याद करेगा तो एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद करेगा जो कम बोलते थे मगर बड़े फैसले लेते थे, जो सियासी दांवपेच से बेशक अनजान थे, मगर आम आदमी को उन्होंने हमेशा नजर के सामने रखा और उसके लिए नीतियां बनाई। देखिए ये रिपोर्ट। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। शेर इकबाल का है, मगर इसके जरिए मनमोहन सिंह सियासत में अपनी मौजूदगी और अपनी अनिवार्यता को बयां कर गए। उनकी ये शौक तमन्ना की थी जिसने नए भारत को आकार दिया। ये उनका सब्र और इंतजार ही था जिसने सियासत के बेहद कठिन दौर में भी उनको मौजू बनाए रखा, और सियासी अखाड़ेबाजी से तटस्थ रहकर काम करने का जुनून ही था जिसने उनके कार्यकाल में देश को अनगिनत उपलब्धियां हासिल हुई। इतिहास जब भी पीछे पलट कर देखेगा तो मनमोहन सिंह की परस्पर मगर विरोधाभासी नजर आने वाले पहलुओं पर जरूर गौर करेगा। सोचिए, जिस शख्स ने व्यापार के लिए देश की सरहदें खोल दी, उसी प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था के साथ समाजशास्त्र को भी नजर में रखा। जिस दौर में बाजार पर फोकस था, उसी दौर में मनमोहन सिंह की सरकार देश के गांव, गरीब मजदूर और किसान के कल्याण के बारे में भी सोच रही थी। सरकार में आने के पहले ही साल में मनमोहन सिंह ने मनरेगा जैसा कानून बनाया जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। मनमोहन सिंह समझते थे कि आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक सुरक्षा भी जरूरी है। उनकी लागू की गई योजनाओं में ये सोच साफ झलकती है। इस किस्म का नेतृत्व हमारे देश में देख पाया जो सिर्फ मन नहीं हृदय भी इस्तेमाल करता था। सिर्फ मनमोहन सिंह नहीं था, हृदय मोहन सिंह नहीं था। बहुत बहुत अच्छा इंसान था। और मेरे ख्याल में वो जब हमारे देश का नेतृत्व किया प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके पहले भी बहुत सारे जिम्मेदारियां उसने तो ले चुके, आपको पता है गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहा, बहुत सारे काम किए हमारे देश के लिए। और सब कुछ में उनका मन तो लोगों के बारे में सोचना, जवानों के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना, इस किस्म के मन का था। मैं ये भी कहूँगा कि जो उसने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में किया था, हमारे अर्थव्यवस्था की हाल, हमारे जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो पूरा दुनिया महसूस कर रहा था कि भारत उससे ओवरकम कर पाया, ये सब मेरे ख्याल में अंडर एस्टिमेट करने की नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना अच्छा किया। बात यही खत्म नहीं हुई। मनमोहन सिंह तक आते आते देश का लोकतंत्र एक लंबा सफर तय कर चुका था, मगर अभी बहुत कुछ बाकी भी था। उनकी सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर राइट टू एजुकेशन तक के कानून बनाकर वो कमी पूरी कर दी। ये बदलाव आम आदमी को मजबूत करने के साथ लोकतंत्र को भी मजबूत करते गए, और इस सिलसिले में तब बड़ा बदलाव आया जब आधार कार्ड की शुरुआत हुई। तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि ये पहचान पत्र आने वाले वर्षों में आम आदमी के लिए कितनी बड़ी सहूलियत बन जाएगा। यकीनन मनमोहन सिंह भविष्य देख रहे थे और उसी के हिसाब से रास्ते बना रहे थे। हैरानी की बात तो ये है कि जिस शख्स की मास्टरी अर्थशास्त्र पर रही, उसने भारत की विदेश नीति में भी बड़ा बदलाव ला दिया। जिस दौर में दुनिया आर्थिक संकट का सामना कर रही थी, मनमोहन सिंह ने उसकी परछाई भी भारत पर नहीं पड़ने दी।
बर्बाद हो चुकी कंपनियों को उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश हुई और भारत की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल बन गई। यही वजह थी कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मनमोहन सिंह की मौजूदगी का नेताओं ने भरपूर सम्मान किया, बात सुनी, उस पर अमल किया। विदेश के भविष्य और विदेश नीति को लेकर मनमोहन सिंह की समझ कितनी साफ थी, ये बात 2008 में साबित हो गई। भारत का फायदा देखते हुए मनमोहन सिंह ने अपनी 4 साल पुरानी सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। अमेरिका से 2005 में की गई परमाणु डील को पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह ने 2008 में अपनी सरकार गंवाने तक का जोखिम लिया। कहते हैं कि विरोध देखते हुए सोनिया गांधी भी फैसले से पीछे हटने वाली थी, मगर मनमोहन सिंह डिगे रहे। सरकार भी बची और देश का सम्मान भी। ये पहला मौका था जब सियासी दांवपेच से अनजान मनमोहन सिंह ने राजनीति में भी अपना रण कौशल दिखाया था। कहते हैं मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते थे, मगर जब इस बात का भरोसा मिला कि 5 साल तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा, तब वो तैयार हुए। हाँ, ये जरूर है कि दूसरा कार्यकाल विवादों से भरा रहा, अपने भी हमलावर रहे और घोटालों को लेकर विरोधी तो थे ही। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। ये बात तो मनमोहन सिंह सरकार के विरोधी भी मानते रहे हैं कि कठिन समय में भी गठबंधन की मजबूरियों और सरकार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए मनमोहन सिंह ने बखूबी सरकार चलाई। देश का आम आदमी हमेशा उनके सामने रहा, कमजोर तबकों से कभी फोकस नहीं हटा। इतिहास जब कभी मनमोहन सिंह को याद करेगा तो एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद करेगा जिसकी शास्त्रों पर पकड़ थी, जिसे नीतियों की समझ थी, मगर जिसका दिल आम आदमी के लिए धड़कता था, जो देश के लोकतंत्र के लिए असीम श्रद्धा रखता था। यकीनन उन्होंने जो भी किया उसका जिक्र आगे भी जमाना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।